तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारा कंपोनेंट असेंबली मॉडल क्या होता है और भैया किस तरीके से इसका डायग्राम और नोट्स बनाना है, वो चीज हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा कवर करेंगे इस चीज को। तो पहले हम देखते हैं कि भैया ये एक्चुअली कंपोनेंट असेंबली मॉडल होता क्या है, इसका थोड़ा एसेंस लेते हैं, कैसे काम होता है सारी चीजें। फिर उसके बाद भैया जो है फेजेस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डायग्राम ये सब डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं कि क्लाइंट भाई साहब आपको क्या बनाना है। उसने कहा मुझे भैया एक स्टडी ऐप बनाना है। स्टडी ऐप का मतलब एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर मैं भैया रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकूं, रिकॉर्डेड क्लासेस में उसमें अपलोड कर सकूं, प्लस उसमें लाइव क्लासेस ले सकूं, बच्चों को स्टडी मटेरियल में दे सकूं, स्टडी मटेरियल में दे सकूं, ठीक है। प्लस एक और फीचर डाउट सपोर्ट में उनको दे सकूं, ठीक है, डाउट सपोर्ट में उनको दे सकूं। अब हमारी कंपनी ने इन्हें क्या कहा कि यार देखो, इनमें से क्या है, हमने पहले भी एक स्टडी ऐप के साथ काम किया है, हमने बायजूस का ऐप बनाया है, लेट अस सपोज, और अब हमारे पास फिजिक्स वाला आ चुका है कि फिजिक्स वाला भैया हमें ऐप बना के दो, ऐसा। तो हमने उन्हें बोला कि भैया ये रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ये दोनों के कोड हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं क्योंकि हमने बायजूस के लिए बनाया था। इसके कोड हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं क्योंकि हमने बायजूस के लिए बनाया था। तो भैया बायजूस वाला कोड ही हम यहां इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ पीडब्ल्यू के हिसाब से माइनर चेंजेस हम उसमें कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों हम पीडब्ल्यू के लिए नया फ्रेश बनाएंगे। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर भैया ये इस ऐप के 4 कंपोनेंट्स होने वाले थे। पहला कंपोनेंट जहां रिकॉर्डेड क्लासेस रहती, दूसरा कंपोनेंट जहां लाइव क्लासेस ले सकते थे, तीसरा कंपोनेंट जहां भैया स्टडी मटेरियल अपलोड होता, और चौथा कंपोनेंट जहां डाउट सपोर्ट होता। तो हमें टोटल 4 चीजें बनानी थी, लेकिन हमने कहा कि भैया इसमें से दो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। क्या है? अवेलेबल हैं, ऑलरेडी इसका कोड हमारे पास पड़ा हुआ है। तो दोबारा मेहनत क्यों करें, इसी में थोड़े बहुत फिजिक्स पीडब्ल्यू के हिसाब से चेंजेस करके और भैया हम इसे बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो दो चीजें भैया नई आ गई, हमारे इसके अंदर आ गए हैं, हमारे पास इसका कोड वगैरह कुछ नहीं है, हमने पहले इसे नहीं बनाया है, तो इसे हम स्क्रैच से बिल्ड कर लेंगे। स्क्रैच से क्या करेंगे? बिल्ड कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहां पर हमारी लाइब्रेरी के अंदर 2 कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे और 2 कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम इन्हें बना लेंगे। अब इन चारों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ करके हमने भैया फाइनल ऐप तैयार कर दिया। फाइनल बेटा ऐप हमने तैयार कर दिया। तो यहां पर क्या समझ में आया कि भैया कंपोनेंट को हमने असेंबल किया और फाइनल सॉफ्टवेयर हमने बना करके दे दिया। इससे क्या हुआ भैया? टाइम बचा, कॉस्ट बची है ना भैया, और मैन पावर बची। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कंपोनेंट असेंबली मॉडल के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि भैया जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स लाइब्रेरी के अंदर रखे हैं उन्हें आप यूज कर लो, और जो नहीं रखे हैं उन्हें आप स्क्रैच से बना लो, और सारे कंपोनेंट्स को, चारों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ के फाइनल सॉफ्टवेयर बना दो। दिस इज वॉट वी कॉल कंपोनेंट असेंबली मॉडल। कंपोनेंट्स को असेंबल करके हमने फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल ऐप बना दिया। क्या इसका डायग्राम देख लें? चलिए भैया इसका डायग्राम देखते हैं फटाक से। ये रहा भैया इसका डायग्राम। हमने सबसे पहले क्या किया कि भैया हमने क्लाइंट से पूछा कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। फीचर्स को यहां कंपोनेंट नाम से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने भैया कंपोनेंट्स डिराइव कर लिए कि हमें पहला ये फीचर चाहिए, दूसरा ये फीचर चाहिए, तीसरा ये फीचर चाहिए, चौथा ये फीचर चाहिए, तो अब हम अपनी लाइब्रेरी के अंदर देखेंगे, अब हम अपनी कोड लाइब्रेरी के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल है। जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उन्हें भैया आप लाइब्रेरी से निकाल लीजिए, और जो कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है उन्हें आप स्क्रैच से बिल्ड कर लीजिए। क्या यही समझाया मैंने? हाँ जी, यही समझाया। अब जो मिल गए हैं और जिन्हें आपने बिल्ड कर लिया है, दोनों को इंटीग्रेट करके आप फाइनल सिस्टम जो है क्रिएट कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात समझ में आ चुकी है कि यहां पर हम अपने टाइम, अपने कॉस्ट, अपने भैया मैन पावर को बचाते हैं।
ठीक, हाँ जी भैया ठीक। तो यहां पर ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ना यार। आपने अगर ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं थोड़ा भी, तो ऊप्स क्या प्रमोट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या प्रमोट करता है? कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी ठीक उसी तरीके से, क्योंकि यहां हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, हम यहां भैया वही ऊप्स वाला मामला लगा रहे हैं, तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? अब आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर भैया इसका डेफिनेशन, इसके फेजेस, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिए बनाइए इसे, बनाइए भैया बनाइए इसे। तब तक भैया थोड़ा मसाला छाछ हो जाए। क्या है, तुमको पढ़ाते पढ़ाते जो है मास्टर का गला सूख जाता है। ये बात तुम नहीं समझोगे बेटा, ये बात तुम नहीं समझोगे कि ठंड के मौसम में रजाई के अंदर पढ़ने में और यहां खड़े होके चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। चलिए, ये नोट हो गया, नोट हो गया भैया, नोट हो गया। कंपोनेंट असेंबली मॉडल, द कंपोनेंट असेंबली मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग एप्लीकेशंस बाय असेंबलिंग प्री बिल्ट रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी प्री बिल्ट थे उसे हम रीयूज करके, और भैया बाकी जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं उन्हें स्क्रैच से बिल्ड करके, असेंबल करके हम भैया फाइनल सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है। तो इसके अंदर हम आइटरेटिव मॉडल, रैड मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इन सबका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि इसमें फीडबैक लेते हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम यूजर से। रैड मॉडल, इसका रैपिड डेवलपमेंट होता है। मैंने कहा ना टाइम कम लगता है, मतलब जल्दी जल्दी काम होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर रैड मॉडल लग रहा है। और प्रोटोटाइपिंग मॉडल, हम यहां अलग अलग प्रोटोटाइप्स बना के भैया यूजर से वैलिडेशन लेते हैं। तो ये तीन मॉडल्स को यूज करके ये जो है आपका कंपोनेंट असेंबली मॉडल बनता है। अब इसके फीचर्स क्या हुए कि भैया कंपोनेंट्स को रीयूज किया जा सकता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है, कॉस्ट कम लगती है, बहुत बढ़िया, वाह पैसा बच रहा है, और मॉड्यूलर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम डेवलप कर रहे हैं कि पहले एक कंपोनेंट डेवलप कर लिया, फिर दूसरा कंपोनेंट डेवलप कर लिया, तीसरा कंपोनेंट हमने यहां से उठा लिया, चौथा कंपोनेंट हमने वहां से उठा लिया, और ऐसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल को बना करके, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल को आपस में जोड़ करके, और हम भैया फाइनल सॉफ्टवेयर जो है वो बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। तो ये 4 फीचर्स आप लिख देंगे। अब ये हर वीडियो में मैं आपको कितनी सारी चीजें लिखवाता हूं, कितनी सारी चीज लिखवाता हूं ना। ये 4 फीचर्स मैंने लिखा है, एक समझदार व्यक्ति इन्हीं 4 फीचर्स को अच्छे से इलैबोरेट करेगा और इसी में एक पेज भरेगा। इसी में बेटा एक पेज भरेगा, एक पेज इसमें भरेगा, एक पेज डायग्राम में भरेगा, और कहीं थोड़ा सा इसको भी लगा देगा, फिर 1 से 1.5 पेज वो अपने फेजेस में भर देगा, आधा पेज वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में डाल देगा। 4 पेज का आंसर वो बच्चा लिख करके आएगा। मैं बता रहा हूं उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हें लगता होगा मास्टर बहुत ज्यादा लिखवा देता है। अभी इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसे नोट कर लो, बताता हूं क्या लिखने की जरूरत नहीं है। इसे नोट कर लिया, चलो। अब जैसे मान लो यहां मैंने फेजेस लिखवाए हैं, यहां मैंने इतने सारे फेजेस लिखवाए हैं। अरे भैया ये अंदर की चीज जो मैंने लिखवाई है ना, ये आपको पढ़ने के लिए लिखवाई है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं कहता हूं अगर आपको लिखने का इतना ज्यादा मन नहीं है भैया, ये लिख लो ना, ये आप लिखो, ये जो येलो येलो पॉइंट से लिखे हुए हैं, इसके अंदर आप इसको पढ़ो, और इसमें आपको जो लिखने का मन कर रहा है वो आप लिख लो। जैसे मैं कैसे लिखता है इसको, रिक्वायरमेंट एनालिसिस लिखी, और इसके बगल में मैंने लिख लिया फंक्शनल नॉन फंक्शनल। मुझे याद रहेगा कि भैया फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको। तो अब एग्जाम के अंदर मैं सिंपली क्या करूंगा, इन्हीं पॉइंट्स को इलैबोरेट करके आ जाऊंगा, और आराम से भैया 1.5 से 2 पेज जो है हम वहां भर के आ रहे होंगे। तो मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि एग्जामिनर को ये नहीं जानना है कि आपको कितना आता है, एग्जामिनर ये देखता है कि आपको जितना भी आता है उसने आपने उसको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉपी के अंदर लिखा या फिर नहीं लिखा। ठीक है, इसे आप नोट करिए फटाक से। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल हम इससे घबराएंगे नहीं। आसान क्या नहीं है भैया, एडा बच्चों को आसान नहीं पड़ता है। क्या एडा बच्चों को आसान नहीं पड़ता है? सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आसान नहीं पड़ता है? तो ऐप पर एडा मैं पढ़ा रहा हूं और सीओए आपके पाटिल सर पढ़ा रहे हैं। तो भैया ये दोनों चीजें जो है ऐप पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इनके डेमो लेक्चर्स भी मेरे ख्याल से अपलोड होना शुरू हो गए हैं,
अभी तो नहीं हुए हैं लेकिन इन फ्यूचर अभी हो जाएंगे, तो ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक आ जाएंगे। दूसरा, कोई भी डाउट हो, आपके सचिन भैया इंस्टाग्राम पे इस हैंडल पे पड़े रहते हैं, पूरा दिन रील देखते रहते हैं, लास्ट में बस ये 3 आई लगा देना, ठीक है। चलिए, ये रहे बेटा आपके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस वही घिसी पिटी चीजें, टाइम को रिड्यूस करता है, कॉस्ट लोअर रहती है, क्वालिटी ज्यादा होती है, स्केलेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देख लो, कई बार होता है कि भैया आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, कुछ हमने वर्जन्स पहले बना करके रखे थे, जो नए वर्जन बनाए उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं होता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कस्टमाइजेशन बड़ी लिमिटेड होती है, मेंटेनेंस वगैरह थोड़ी चैलेंजेस आते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं, इसे आप नोट करिए, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।